हाँ जी, सभी को नमस्कार। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था व्यवस्था एज ए होल में भागीदार है। ये एक बहुत शानदार सूत्र है जो पूरी जिंदगी को बदल के रख देता है। इसको देखें, ऐसा है कि नहीं? पूरे एग्जिस्टेंस में हर इकाई, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। इसके एग्जाम्पल दीजिए। तो मेरे को लगता है कि ये जो सूत्र है कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, व्यवस्था में भागीदार है, और यदि व्यवस्था में भागीदारी परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है तो इसका मतलब मुझे, मेरी कमी, मेरा परफॉर्मेंस यही नहीं है कि मैं परफॉर्म कर रहा हूं, मेरा परफॉर्मेंस ये भी है कि पूरा वातावरण भी परफॉर्म करे। लेकिन सूत्र ये है, गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है। अभी हम मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं तो रट के पढ़ते हैं और अगले सालों में कौन से क्वेश्चन आए ऐसा देख के भी पढ़ते हैं। लेकिन जब एक बच्चा समझ के पढ़ेगा और एक पढ़ाने वाला समझ के पढ़ाएगा तो उस कंटेंट पे उतना अधिकार तो आ ही जाएगा कि मार्क्स तो आ ही जाएंगे। मार्क्स नहीं आएंगे ऐसा नहीं होगा। तो इससे ये समझ में आया कि बेसिकली एग्जिस्टेंस को देखें तो हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, व्यवस्था में भागीदार है। हर परमाणु अपने आप में व्यवस्था है कि नहीं? अणु के साथ भागीदार है कि नहीं? अणु फिर सेल के साथ भागीदार है कि नहीं? सेल फिर टिश्यू के साथ, टिश्यू फिर ऑर्गन के साथ, ऑर्गन फिर बॉडी के साथ, और ये प्लैनेट और ये सोलर सिस्टम और ये गैलेक्सी, और उसके बाद कहीं से कहीं तक भी चले जाओ। देखो कितनी बढ़िया बात है। जितने भी एटम हैं सब में दर्शन और साइंस में जो बेसिक फर्क है, जब साइंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहता है, न्यूट्रॉन कहता है, यहाँ दर्शन में ये कह रहे हैं कि सारे पार्टिकल एक ही तरह के हैं, उनके पोजीशन की वजह से हम उनको चार्ज अलग अलग कह रहे हैं। बेसिक चीज एक ही है, कोयला और डायमंड एक ही चीज है। स्कूल टाइम में पढ़ते हैं दोनों ही कार्बन है, लेकिन अणुओं का एक तरह का अरेंजमेंट कोयला है, एक तरह का अरेंजमेंट डायमंड है। वही सारे टिश्यू भी एक जैसे, सारी सेल भी एक जैसे हैं, लेकिन एक तरह से जुड़ना ब्रेन सेल है, दूसरी तरीके से जुड़ना हार्ट की सेल है। तो पूरी नेचर की डिजाइन देखेंगे तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि किस तरह से ये पूरी सृष्टि काम करती है और कौन इसको चला रहा है, कैसे ये चल रही है। उसका नियम हमारी समझ से बाहर है। आज भी विज्ञान उसको समझ पाने में, इवन धर्म और अध्यात्म में उसको कह पाने में असमर्थ है। यदि लॉजिकली उसको क्रैक करने जाएंगे तो क्रैक नहीं होता है। इसको धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन ये समझ में आ गया कि सृष्टि को देखें तो ये समझ में आता है, मानव को छोड़ दीजिए, मानव एकमात्र इकाई है जो स्वयं में व्यवस्थित नहीं है, जिसका प्रमाण है कि व्यवस्था में भागीदारी नहीं है, जिसका प्रमाण है कि ग्लोबल वार्मिंग और फैमिली वार्मिंग। इससे यह सिद्ध होता है कि मानव व्यवस्था में भागीदार नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि स्वयं में व्यवस्थित नहीं है। मानव के अलावा सृष्टि की हर एंटिटी, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, स्वयं में व्यवस्था है और व्यवस्था में भागीदार है। ये व्यवस्था में भागीदारी हर इकाई का आचरण निश्चित है। निश्चित आचरण किसको बोल रहे हैं? वो जो बड़ी व्यवस्था में भागीदारी है वही उसके आचरण की निश्चितता है। तो आम का इस पूरे वातावरण में होने का एक निश्चित पर्पस है, नीम का एक निश्चित पर्पस है ना, तमाम जितनी भी चीजें हैं सबके होने का एक निश्चित पर्पस है। वो जो पर्पस है वो यूनिवर्सल है, उसी को कह रहे हैं कि उसका कोई आचरण है। तो हर इकाई का आचरण निश्चित है। हर इकाई स्वनियंत्रित है। कैसा है नेचर में? हर इकाई स्वनियंत्रित है, हर इकाई स्वानुशासित है। और क्या समझ में आया पूरी नेचर को देख के? और क्या समझ में आ रहा है पूरा सिस्टम कैसा, व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? पूरी सृष्टि में सभी इकाइयां उपयोगिता पूरकता के अर्थ में एक दूसरे को पहचानती हैं। जैसे टीचर और स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए टीचर क्या है? स्टूडेंट के अधूरेपन से मुक्ति में उसके लिए सहायक है। तो बड़ी इकाई छोटी इकाई के लिए पूरक है। बात पहुंची? तो टीचर स्टूडेंट के लिए पूरक है और स्टूडेंट टीचर के लिए उपयोगी है। अपनी क्षमता को, अपनी योग्यता को व्यक्त करने का वो अवसर है।
आप कोई चीज को समझे हैं, आप उसका प्रमाण पाना चाहते हैं, आपकी समझ को प्रमाणित करने के लिए, प्रूव करने के लिए स्टूडेंट आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ये एकमात्र लक्ष्य शिक्षा का है। उसके बाद वो कोडिंग का सदुपयोग भी कर लेगा, उसके बाद वो सब कर डालेगा, कोई कमी होगी तो ढूंढ के पूरा कर डालेगा। जिस दिन एक टीचर को ये मन में आ जाता है मैं बच्चों के साथ में न्याय करूं तो मेरा कंटेंट में कमी है तो कंटेंट जाके पूरा कर लूंगा, क्योंकि ये मेरे भीतर आ गया है कि न्याय करना मेरे सुखी होने के लिए मेरी जरूरत है, बच्चे को समझ में आना मेरी खुशी के लिए मेरी जरूरत है। हम क्यों आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं? अभी हमारा सफलता का सूत्र क्या है? दूसरों का ना होना बराबर मेरा होना। दूसरा भी मेरे जैसा हो गया तो मेरा क्या होगा? ये जिंदा रहने के धरातल पर यही सूत्र काम करता है ना। दूसरों से आगे बढ़ना का मतलब ही है कि दूसरों का पीछे रह जाना। मैं आगे ना भी बढ़ पाऊं, दूसरों को पीछे कैसे करूं? इसमें एक ही काम होता है, बस ये ना मिट जाता है। दूसरों का होना बराबर मेरा होना। हम क्या बोल रहे हैं? 3 से 5 साल में आपको हमारी जरूरत ना रहे, यही हमारी सफलता है। तो हम चाहते हैं कि जो जितना हमको समझ में आया है आपको उससे और बेहतर समझ में आ जाए, क्योंकि आपकी अपनी क्रिएटिविटी भी है ही है। तो यदि आपको समझ में आएगा ये हमारी सफलता है, आपको समझ में नहीं आएगा ये हमारी असफलता है। तो आपकी सफलता के साथ मेरी सफलता जुड़ गई है। अब मैं ताकत लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? अब मेरा कंटेंट बेहतर होगा कि नहीं होगा? अब मेरी डिलीवरी बेहतर होगी कि नहीं होगी? जीवन एक बार स्वीकार भर ले, मानव एक बार स्वीकार भर ले कि ये काम मेरे को करना है, उसके बाद सब तैयारी अपने आप होनी शुरू हो जाती। सारा खेल स्वीकृति का है। किसी ने सिखाया कि लड़की कैसे पटाते हैं? कोई कोर्स है इसका? है कोई इसका कोर्स? इसका कोर्स आज तक नहीं बना और सबसे पॉपुलर काम है। सबको उसमें सब ट्रेनिंग आ जाती है। कहां से आ जाती है? एक बार तय भर कर लेता है इसको पाना है, फिर देखो कैसे काम करता है उसका थॉट प्रोसेस। तो सारा खेल किस बात का है? मैं कोई चीज को गहरे में स्वीकार लेता हूं, बस स्वीकार भर हो जाए। मूल काम उधर है। स्वीकार हुआ नहीं, अब आप डाले जाओ जितना डालना है, ट्रेनिंग दिए जाओ, बजट कर, समाज का पैसा है, निपटाए जाओ ट्रेनिंग दे के। तमाम ट्रेनिंग, हम छत्तीसगढ़ में थे तो शिक्षा विभाग की ट्रेनिंग को समोसा ट्रेनिंग बोलते थे। समाज का पैसा है, आपको मिला है, ट्रेनिंग कर करके निपटाए जाओ। पर ये अपने गले पड़ेगा, 60 के बाद पता चलेगा। जो जिसका दुरुपयोग करता है वह उससे वंचित हो जाता है। धन का दुरुपयोग करोगे धन से वंचित, तन का दुरुपयोग करोगे तन से वंचित, सामाजिक साधनों का दुरुपयोग करेंगे मानसिक शांति से वंचित हो जाएंगे। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। एग्जिस्टेंस में नियम है, उस नियम को वायलेट अपन नहीं कर सकते। नेचर का नियम है, उसका जो भी कुछ कर रहे हैं वहां अकाउंटेंसी एकदम कंप्लीट है। आपके भीतर वो खालीपन रहेगा, आपके भीतर उस बात का गिल्ट रहेगा, आपके भीतर कोई ना कोई गैप रहेगा। जवाब तो अपने को देना है, खुद को देना है, किसी दूसरे को नहीं देना है। दूसरे को बुद्धू बना सकते हैं, जब खुद को जवाब देना पड़ता है तो आपको ठीक ही देना पड़ता है। तो इसका मतलब है जब तक दूसरों का होना मेरा होना नहीं हो जाता तब तक मैं मानव हूं ही नहीं। मेरे पास आकार मानव का है। ये कैरियर ने बहुत झंझट पैदा कर दिया है। कैरियर अपने आप में एक बीमार मानसिकता है। क्या फर्क है मेरा कैरियर मेरी उपयोगिता? क्या फर्क है दोनों में? मेरा कैरियर मेरी उपयोगिता, क्या फर्क है दोनों में? बस इतनी है। कैरियर गरीबी का नाम है। मुझको क्या मिलेगा, सारी जिंदगी मुझको क्या मिलेगा। अरे तुम क्या देने के लायक हुए? सारी जिंदगी हम कुछ देने के लायक हुए ही नहीं, बस मुझको ही चाहिए था। तो कैरियर का मतलब है मुझको क्या मिलेगा, और मुझको क्या मिलेगा इसको पाने के लिए मैंने परिवार को यूज कर लिया, समाज को यूज कर लिया, देश को यूज कर लिया, और सारी जिंदगी मेरा पेट नहीं भर रहा है। उपयोगिता, मेरी उपयोगिता, मैं क्या डिलीवर करूंगा। जब मैं डिलीवरी की बात करूंगा तो कैरियर उसमें शामिल है कि नहीं शामिल है? छोटा वाला शामिल होगा कि और बड़ा हो जाएगा?
जिस दिन हम डिलीवर करने को सेंटर में लाते हैं, जिस दिन हम आउटकम को सेंटर में लाते हैं, उस दिन हमारी तैयारी उसमें बाय डिफॉल्ट हो जाती है, हमारा कैरियर उसमें बाय डिफॉल्ट हो जाता है। फिर से कहानी वही है कि जॉब सीकर बनना है कि क्या बोलते हैं, जॉब प्रोवाइडर, क्या बोलते हैं, जॉब जो भी बोलते है ना, जॉब क्रिएटर बनना है। तो जब मैं देने के मोड में आता हूं तो देने की योग्यता तो बाई डिफॉल्ट उसमें हुक लग जाता है, वो अपने आप फिर आगे आगे चलता है एक बार वो कमिट। तो ये संकल्प अपने भीतर आना, ये स्वीकार्यता अपने भीतर आना कि मेरे को ये काम करना है, स्वेच्छा से जब मैं स्वीकारता हूं तो फिर देखो रिजल्ट कैसा आएगा। हाँ जी सर, कुछ एनिमल वैल्यूज भी तो ऐसी होंगी जो काम की होंगी है। हाँ, जैसे हमें विद्यार्थी के 5 लक्षण पढ़ाते थे स्कूल में, काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, फाड़ के फेंक दीजिए, अल्पाहारी, गृह त्यागी, वो सब हमने नहीं कुछ समझा आदमी के बारे। अरे आदमी के बारे जब भी कुछ समझेंगे तो अपने से श्रेष्ठ मानव से समझेंगे कि कुत्ते बिल्ली से समझेंगे। तमाम ये कहानियां किसकी बोलते हैं, वो पंचतंत्र की कहानियां। हमको आदमी मिला ही नहीं जिससे हम कोई आचरण सीखेंगे। कहते कुत्ता ज्यादा वफादार होता है। कुत्ते बन जाओ। अगर वफादारी कुत्ता का प्रतीक है तो क्या? कोई वफादारी नहीं है। जो उसको खिला, आज आप खिलाते हो कल दूसरा खिलाता है, उसके यहाँ चला जाता है। हम कुछ समझते ही नहीं है। ये तो आज की वफादारी वो है कि दूसरे का कुछ भी, दूसरा किसी भी सीमा तक किसी में भी चला जाए, मैं अपना कमिटमेंट उसके साथ बनाए रखता हूं, उसकी कुछ भी हालत हो जाए। आप खाना बंद कर दो, कुत्ते की वफादारी दिख जाएगी। नहीं, आपके वर्णन के अनुसार तो व्यक्ति आज कुत्ते से भी नीचे है, तो कुत्ता बनने में भी कोई बुराई नहीं है। जब कुत्ता गए थे तो उससे नीचे भी चले जाएंगे, जब इतने गिर गए तो और नीचे गिर जाएंगे। गिरे हुए क्या दिक्कत, एक स्टेप और गिर जाएगा। अरे कितनी गरीबी है कम से कम उस देश में जिसने अपने आप को ज्ञान परंपरा कहा, जिसने अपने आप को विश्व गुरु कहा। उस विश्व गुरु में हमको आदमी के एग्जाम्पल नहीं मिल रहे हैं, हमको किसी श्रेष्ठ आचरण के लिए कुत्ता बिल्ली ढूंढना पड़ता है। हमारी सारी बीएड की तमाम थियोरीज पशुओं पे किए गए प्रयोगों के निष्कर्ष हैं, सब फाड़ के फेंक देने के लायक है। इसमें से कुछ भी नहीं। मेरे को कोई समझ में नहीं आता है बीएड किया हुआ और नहीं बीएड किए हुए में क्या अंतर है। आप देख लो प्राइवेट स्कूल में कौन लोग बीएड किए हुए हैं। ये बीएड करने की मजबूरी सरकार ने मजबूरी पैदा कर रखी है। आज तय कर दो पढ़ाने के लिए बीएड होना नहीं होना कोई कंपलसरी नहीं है, सारे बीएड कॉलेज रात भर में बंद हो जाएंगे। ये प्राइवेट स्कूल ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल दे रहे हैं? अभी दिल्ली की बात मत करो। वो तो बीएड होता ही नहीं है। केवल उसको ये पता है कि पढ़ाऊंगा नहीं तो निकाल दिया जाऊंगा। डिलीवरी वहां इसलिए अच्छी होती है। भयवश कोई डिलीवरी हो रही है उसमें मानव चेतना नहीं हो सकती। जब प्रेरणा से, जब श्रेष्ठता के साथ कोई डिलीवरी होती है उसका मतलब अलग है, तो वो आचरण भी देती है। तो मेरा विनम्र निवेदन ये है, पूरे बीएड के पाठ्यक्रम रिवाइज होंगे, पूरी हमारी एजुकेशन के पाठ्यक्रम रिवाइज होंगे। एक बार जैसे जैसे हम इस कंटेंट को समझेंगे वैसे वैसे पूरी एजुकेशन का कंटेंट ही रिस्ट्रक्चर होगा, क्योंकि अभी हमारी एजुकेशन का सारा कंटेंट जिंदा रहने के अर्थ में है। बार बार इसी बात को कहता हूं, उसमें जीने का स्वरूप कहीं शामिल है ही नहीं, उसमें मानव की समझ कहीं भी शामिल है नहीं। इसका मतलब है कि हम अगर बीएड के कंटेंट में मानव की समझ या स्वयं की समझ को रखें, कि स्वयं की समझ को आप जब तक तो एक नया कंटेंट डेवलप करेंगे जिसको आप बीएड कहेंगे। इस कंटेंट में क्या घुसा देंगे? तो कहीं कहीं सारा उसको रिस्ट्रक्चर ही करने की जरूरत है। हम 1 साल का बीएड हम डिजाइन करते हैं, आप बाहर से रिजल्ट ले लो, इसका रिजल्ट देख लो और दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करो, उसको देखो क्या रिजल्ट आता है। चैलेंज के साथ 1 साल के लिए बच्चे हमको दे दो और 1 साल के लिए एक बच्चे आप पढ़वा लो और दोनों का रिजल्ट देख लेना। और आपको वो जो बीएड का कंटेंट है उसकी बुक यहाँ आने नहीं देंगे, उसको छुएंगे नहीं, फिर कंटेंट देखो कैसा आता है। इसका मतलब केवल इससे इतना ही कहना चाह रहा हूं कि मानव की समझ जब तक नहीं होगी तब तक आदमी के भीतर, मेरी आप बात ही नहीं कर रहे हो। आप मेरे को केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, मेरे को क्यों पढ़ना है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? मेरे को जिंदगी में समझ में नहीं आया, मेरे को क्यों पढ़ाई जा रही है? तो जब तक मेरे को ये भी स्वीकार नहीं हो रहा है कि मेरे को कोई चीज क्यों पढ़ाई जा रही है, तो मैं उसके साथ कनेक्ट नहीं बनता है। जब तक मेरा कनेक्ट नहीं बनता है, मेरी ऊर्जा उसमें नहीं लगती है। मैं केवल एक ही काम के लिए पढ़ रहा हूं कि मेरे को एक सरकारी जॉब मिलेगी जिसमें अच्छे पैसे मिलेंगे।
उसमें जिंदगी कहीं नहीं है, ना देने वाले के पास जिंदगी है, ना लेने वाले के पास, बेचारे के पास जाएगा। इसलिए थोड़ा विस्तार गहरा सोचना पड़ेगा। एक गलती तो हो गई कि हम ऐसे आ गए हैं डिपार्टमेंट में जहाँ की हमारी खुद की समझ नहीं है। हाँ। इसीलिए इस तरह से हमारी व्यवस्था में अभी तक या तो बच्चे के प्रति जो भी हमारा व्यवहार हो या हमारी समझ है वो नहीं समझ बन पा रही है, या हम पूरी व्यवस्था के साथ हम समझ में अपने सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। अब क्या हो सकता है ऐसी स्थिति में? ये उपयोगिता पूरकता बहुत गजब का सूत्र है, एक बढ़िया सूत्र है। देखिए, पूरी परंपरा को देखें तो आदमी ने सबसे अधिक पीड़ा पाई है जिसको हम 6 आवेशों के रूप में बोलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। पूरी भारतीय परंपरा में उसको षड आवेश के रूप में 6 आवेश के रूप में कहा गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। काम क्या है? काम, लोभ, मोह, क्रोध, मद और ये मात्सर्य, ऐसे 6 चीजें कही गई हैं। इनसे मानव सबसे अधिक, जो हमारा दुख है वो केवल इतना ही है, हमारी परेशानी केवल इतनी है, हमारी और सबकी परेशानी केवल इतनी ही है। क्या परेशानी है? जब मैं इंद्रियों से निरंतर सुख की तलाश करता हूं, इसका नाम काम है। धरती का हर मानव सुख की निरंतरता को पाना चाहता है। मेरे को सुख की निरंतरता की समझ नहीं है, और जब मैं उसको इंद्रियों से पाना चाहता हूं, इसका नाम काम है, आसक्ति इसी को बोलते हैं। जब मैं वस्तुओं से उसको पाना चाहता हूं, इसका नाम लोभ है। 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, तीसरे में वो फ्लैट, तो इसका नाम लोभ है। जब मैं किसी व्यक्ति विशेष के साथ जी के उसको पाना चाहता हूं, इसका नाम मोह है। अब ये हमारी चाहना पूरी होगी, इंद्रियों में सुख की निरंतरता मिलेगी, किसी वस्तु के साथ सुख की निरंतरता होगा, किसी व्यक्ति के साथ सुख की निरंतरता होगा। आपका पति अवतारी पुरुष भी होगा तो उससे आपकी चेतना, आपका भाव और विचार अपने आप हो जाएगा व्यवस्थित। आपका पति अवतारी चेतना भी होगा तो भी वो आपको परेशान नहीं करेगा, आपको सहयोग देगा। लेकिन यदि आपके भाव और विचार में स्थिरता आनी है तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा कि पति के साथ या पिता के साथ या गुरु के साथ रहने मात्र से आपकी चेतना ठीक हो जाएगी। मेरे खाने से मेरा ही पेट भरता है, मेरा पत्नी का पेट नहीं भरता है, और पत्नी के खाने से पत्नी का भरता है, मेरा नहीं भरता है। इसका मतलब है समझना मुझी को होगा तो ही मैं स्वनियंत्रित होता हूं। दूसरे के अच्छा होने मात्र से इतना ही है कि वो मेरे लिए समस्या पैदा नहीं करता है, लेकिन मैं तो खुद ही में एक समस्या हूं। जब मैं खुद ही में एक समस्या हूं तो मेरे को दुखी होने के लिए दूसरे की जरूरत ही नहीं है, तो मैं दुखी होने के लिए सेल्फ रिलायंट हूं, और 24 घंटे मेरे पास दुखी होने का सामान रहता है। अपनी अक्षमता का प्रदर्शन क्रोध है। अपनी अक्षमता है कि मेरे को सुखी होना नहीं आता है, और जो मेरे साथ काम करते हैं उनको भी सुखी होना नहीं आता है, तो कभी मैं उन पे इरिटेट हो जाता हूं, कभी मैं खुद पे इरिटेट हो जाता हूं। कुल मिला के मैं गुस्सा करता रहता हूं। क्रोध का इतना ही मतलब है कि मुझको सुखी होना नहीं आता है, दूसरे को सुखी होने का रास्ता बताना नहीं आता है। जब एक आदमी सुखी होता है तो वो स्वनियंत्रित हो ही जाता है, तो टाइम से आ ही जाएगा। तो इसका मतलब है जब आदमी इन तीनों मान्यताओं को बहुत गहरे में मानता है, इसका नाम मद है। मद मतलब अहंकार। अहंकार का मतलब है ओढ़ा हुआ आकार। अहम के द्वारा ओढ़ा हुआ जो आकार है, रूप, बल, धन, पद और इंद्रियों से सुखी होने का, जो मैंने ओढ़ लिया है, इसका नाम अहंकार है। तो दूसरे को नष्ट कर देने की प्रवृत्ति, इसका नाम मात्सर्य है। जो मेरे अहंकार में सामने आएगा, है ना, उसको नष्ट कर देने की प्रवृत्ति, इसका नाम मात्सर्य है। तो ये 6 समस्याओं से हम जूझते हैं। सभी दुनिया के हर आदमी जूझता है जब तक भ्रमित रहता है, स्वयं को शरीर मानता है, कम और ज्यादा। आपने जब मानव लक्ष्य की बात करी थी, उसमें मुझे बड़ा एक बार बार ये डाउट हुआ था कि मानव में समाधान समझ में आता है, परिवार को बीच में क्यों लाया गया, समाज समझ में आता है। अब जैसे अभी आपने बात करी मोह की, जैसे बात करी, तो एक तरीके से व्यक्तियों के थ्रू निरंतर सुख की, हाँ, किसी व्यक्ति के साथ जी के मेरे को सुख मिलेगा। हाँ, परिवार
आप जब परिवार को ला रहे हैं, एक तरीके से आप मोह का ही पार्ट ला रहे हैं। जब तक समझ नहीं है तब तक हम मोहवश एक दूसरे को पहचानते हैं। जब समझ होगी तो हम समझ से एक दूसरे को पहचानेंगे। फिर मोह जो है, फिर उसमें परिवार कहाँ से आएगा? मैं हुआ और आप पूरी कहाँ से सृष्टि आए? हुई। आप कहाँ से आए? मैं मतलब ठीक है, माताजी पिताजी के बस, उससे आया। बस। और यदि आईवीएफ से आ गए तो पालेगा कौन? देखो, ये बात बहुत बहुत मार्मिक है और समझने की है। मैं सारी चीजें बाजार से खरीद सकता हूं, मेरी सारी आवश्यकताएं बाजार से पूरी कर सकता हूं, लेकिन एक आवश्यकता है जो बाजार से कभी पूरी नहीं हो सकती है। क्या है ना? एक बच्चे को या इवन आपको भी जो ट्रू लव और जो एक निस्वार्थ किसी के अपनेपन का हमको, है ना, जुड़ाव की एक जो आवश्यकता महसूस होती है, तो एक बच्चा यदि उपलब्ध हो गया है और यदि हम भी स्वयं एक मानव हैं, कोई हमसे सच्चा प्यार करे, सही अर्थों में प्यार करे और एक बच्चे को एक सही आचरण देने की जिम्मेदारी ये किसी कंपनी की है, ये किसी सरकार की है कि ये माँ बाप की है। परिवार एकमात्र जगह है जहां एक बच्चा शरीर पाता है, उस शरीर का पालन पोषण होता है और उसका भावनात्मक और मानसिकता देने का काम होता है। वो परिवार से ज्यादा पावरफुली कहीं नहीं हो सकता है। जितने भी परिवार- लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है, हम जितने भी आइडियल्स लेते हैं, वो जनरली ये दिखाया जाता है हमारे टेक्स्ट में भी कि वो अपना घर छोड़ के गए हाँ, और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। बिल्कुल। सो जब परिवार से कोई आदमी अलग हुआ तब उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। देखा कितनी खतरनाक कंडीशनिंग हुई है। इसलिए भारत में कैसा है, हमारे घर में सन्यासी आएगा, हम साष्टांग प्रणाम करेंगे और इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि मेरा बच्चा इस रास्ते पे ना जाए। कि अब ये लॉजिकली सोचने की बात है, जिस परिवार में मैं पैदा हुआ वो मेरे विकास में बाधा क्यों हो सकता है? लॉजिकली क्या होने की जरूरत है? मैं जिस परिवार में पैदा हूं वहीं मुझको ज्ञान की व्यवस्था भी मिले। क्योंकि हम एक इवॉल्व करने वाली सोसाइटी है, तो उस सोसाइटी में परिवार में ज्ञान नहीं था। आज हम जॉब करने के लिए अपने गांव छोड़ के किसी शहर में जाते हैं या देश छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं, लेकिन कोई बच्चा यदि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लेता है तो हापुड़ में उसको जॉब नहीं है, उसको मिनिमम दिल्ली तक तो जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मेरे को कोई अच्छी एजुकेशन की जरूरत है और मेरे शहर में कॉलेज नहीं है, इसलिए मेरे को दूर जाना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि एक मानव के विकास के लिए जब भी उसके पास में उसका अवसर उपलब्ध नहीं है और उसकी योग्यता है, तो क्या करेगा? बाहर जाएगा। अब इतने सालों बाद अब हमारी क्या स्थिति बन गई है? एक समय था जब इस देश में सन्यासियों की एक व्यवस्था थी कि भैया कुछ लोग ज्ञान का, क्योंकि रोजी रोटी कमाने में ही, उस श्रम में ही 12 घंटे लगते थे। 3 घंटे लकड़ी लेके आना, 3 घंटा पानी लेके आना, 4 घंटे चूल्हा फूंकना और 6 घंटे खेत में काम करना। तो आदमी ज्ञान के लिए कब सोचेगा? तो समाज ने ये सोचा कि कुछ लोग जिनकी योग्यता है वो केवल ज्ञान के लिए काम करें, तुम्हारा भरण पोषण हम करेंगे। तो गृहस्थ ने ऐसे लोगों के भरण पोषण की जिम्मेदारी ली जिनके प्रति समाज को ये अपेक्षा थी कि ये ज्ञान के लिए काम करेंगे, ज्ञान उपलब्ध कराएंगे, तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था हम करेंगे और तुम समाज को ज्ञान उपलब्ध कराओगे। आज भी आपके टीचर होने से कोई भी वस्तु पैदा नहीं होती है, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट वही है। को आपका घर कौन चलाता है? आप घर सरकार नहीं चलाती है, सरकार पैसा नहीं कमाती है। आपका घर माँ बाप टैक्स के रूप में पैसा देते हैं और माँ बाप ये कहते हैं कि देखो हम योग्य नहीं हैं, तुम योग्य लोग हो, हम तुम्हारा घर चला देंगे, तुम हमारे बच्चों की जिंदगी बनाओ। माँ बाप ने अपना वादा निभाया, उन्होंने आपके घर में एसी और गाड़ी खड़ी कर दी, लेकिन जो वादा आपने किया था वो वादा आपने निभाया है ना? तो वो हमारे लिए पूरक हो गए, लेकिन हमारी पूरकता अभी भी शेष है। उन्होंने हमको योग्य माना, लेकिन हमारी योग्यता प्रमाणित होना शेष है, क्योंकि हमारे पास मानव की समझ और मानव का कंटेंट, तो हमारे पास स्किल का कंटेंट था, तो स्किल का कंटेंट हम नीचे ले आए, हम उसको कमाने खाने के लिए योग्य बना देंगे। यहां तक हम पहुंच गए, हमको और 2 कदम आगे जाने की जरूरत है कि उसके पास जीने की समझ भी आ जाए। ये जब जीने की समझ आ गई तो अब ज्ञान के लिए परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे माँ बाप ही वो लोग होंगे, जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चों के फिजिकल नीड्स को पूरा नहीं कर पाए तो कैसा महसूस करेगा? अच्छा महसूस करेगा कि खराब महसूस करेगा? खराब महसूस करेगा। तो धीरे से एक समय था जब लड़का लड़की की शादी के पहले क्या करते हैं ये सवाल नहीं था, घर में खेती होती है इसलिए खाने पीने को हो ही जाएगा, तो किसी की एजुकेशन या करियर नहीं देख रहे थे।
धीरे से ये आया कि नहीं लड़का क्या करता है, फिर धीरे से ये आया कि लड़की भी क्या करती है। आज स्थिति हो गई कि शादी करने के पहले कोई भी दो लोग इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि कल हमारे घर में बच्चे आएंगे या हम साथ में जिएंगे तो हमारा कंफर्टेबल जोन रहे, इसलिए दोनों मिलके कमाएंगे ताकि हमारे परिवार की आर्थिक व्यवस्था ठीक रहे। अब आर्थिक व्यवस्था ठीक हो गई, आर्थिक व्यवस्था ठीक हो गई, पता चला उपद्रव उसके बाद भी जारी है। तो अब समझ में आया कि मानसिक व्यवस्था भी ठीक करनी पड़ेगी। तो मानसिक व्यवस्था ठीक करने का समय आया तो कोई हमको चीज उपलब्ध हो रही है कि हम एजुकेशन में जिस तरह से इंजीनियरिंग को पढ़ाए उस तरह से मानसिक चीज को भी पढ़ा देंगे। अगले 20 साल बाद के माँ बाप कैसे आएंगे, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे और वो स्किल के रूप में भी स्वस्थ होंगे। जब बच्चा उस परिवार में मिलेगा तो उस परिवार में पैदा होएगा तब उसको ज्ञान के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा। एक माँ बाप सबसे अधिक गौरवान्वित तब महसूस करते हैं जो अपने बच्चों की भौतिक आवश्यकता को भी पूरा करते हैं और अपने बच्चों के मार्गदर्शक और गुरु भी साबित होते हैं। तो फिर परिवार में ही बच्चा अपने पिता को गुरु समान भी देखेगा, पत्नी किन्हीं मामलों में अपने पति को गुरु समान देखेगी, पति किन्हीं मामलों में अपनी पत्नी को गुरु समान देखेगा। पति पत्नी वो संबंध है जहां हम सारे संबंध को जी लेते हैं। किसी समय में हम भाई बहन जैसा भी होते हैं, किसी समय में हम गुरु शिष्य जैसा भी होते हैं, किसी समय में हम दो अच्छे दोस्त होते हैं। कोई संबंध ऐसा नहीं है जो पति पत्नी संबंध में जाके समाहित नहीं हो जाता। आपने आई थिंक इसीलिए बोला कि विद्यालय घर हो जाए। विद्यालय घर हो जाए तो फिर घर की खुशबू देखो। ड्राइंग रूम तो खाली पड़ा है, उधर तो कोई बैठता ही नहीं। ड्राइंग रूम में बैठ के बात क्या करनी है? ड्राइंग रूम में बैठ के यही बात करनी है 10 साल पहले मेरे जीने की क्वालिटी कैसी थी, मेरे भीतर इनसिक्योरिटी क्या थी, फियर क्या थे। 10 साल बाद आज मेरी स्टेट ऑफ माइंड कैसी है, आज मैं कैसा महसूस करता हूँ, मेरा चित्त कैसा है, मेरे सपने कैसे हैं, हमारा पूरी फैमिली मिलके क्या करेगा। अभी जब हम करियर की बात करते हैं तो ये व्यक्ति की यात्रा है कि परिवार की यात्रा है? व्यक्ति की यात्रा है। इसमें परिवार को हम शोषण करके छोड़ के चले जाते हैं। जब हम उपयोगिता की बात करेंगे तो ये परिवार की यात्रा होगी। आज मैं जब आपके सामने प्रस्तुत होता हूं तो मेरे मन में ये भाव बनाई है कि मेरा परिवार मेरे को इतनी सपोर्ट बनाए हुए है और मेरा परिवार मेरे को इस बात की खुशी से परमिशन देता है तो मैं आपके साथ समय लगाता हूं, तो मैं यहाँ अकेला नहीं हूं। तो हर व्यक्ति परिवार मानव होता है, हर व्यक्ति व्यक्ति नहीं होता है, वो परिवार मानव होता है। उसकी परिवार की सपोर्ट के बिना वो नहीं होता है। ये एहसास हमको कहाँ रहता है? जो आपने ये स्टेट बताई, दिस इज काइंड ऑफ एन आइडियल स्टेट। आइडियल नहीं, इससे कम में काम चल जाए तो बताओ। नहीं, कम में काम नहीं। द पॉइंट इज कि अभी जो स्टेट है, हाँ, अभी वो स्टेट नहीं है कि अभी मतलब कि इंसान के अंदर समानता हो। हाँ, ठीक है। और इस वजह से परिवारों के अंदर भी मोह आता है। मोह आता है। तो अब उस चीज को चेंज करने के लिए ही तो कुछ लोग इसीलिए बाहर निकल जाते हैं। तो बाहर निकलने से नहीं होगा, घर में ही उस ज्ञान की चर्चा से होगा। जैसे ही हम मानव लक्ष्य पहचानते हैं तो वो मोह स्नेह में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, संग्रह समृद्धि में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसको करेंगे, एक एक चीज को करेंगे। 12 बुक्स की डिटेल में जाएंगे ना तो ऐसा खुलेगा, एक एक तार ऐसा खुलेगा कि आप हर जगह में हतप्रभ रह जाएंगे। अरे यार, जिंदगी को ऐसे भी कहा जा सकता है, जिंदगी को ऐसे भी देखा जा सकता है। इतनी फाइन डिटेल में जाके हम सारे भावों की दुनिया को देख सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं बिना शादी के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वो ना पेरेंट्स किसी के प्रति जिम्मेदार है, ना बच्चा किसी के प्रति जिम्मेदार है। हाँ। किसी तरह पल गया तो फिर समाज बचेगा ही कहाँ सर? तो व्यक्ति व्यवस्था ध्वस्त हो व्यक्ति जाएगी। बचेगा, स्टेट बचेगा, भोग बचेगा। अल्टीमेटली कुछ नहीं बचेगा, ध्वस्त कुल हो मिला जाएगी के हम ना वहीं से व्यवस्था। निकल के आए थे। देखो हम कहाँ से निकल के आए। हम जंगल में रहते होंगे, किसी से भी किसी के बच्चे पैदा हो गए होंगे। बच्चा पैदा होने के बाद तय है यार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये बात कभी ना कभी आई होगी ना। भाई पशु का बच्चा तो पैदा होता है, खुद उठ के खड़ा हो जाता है, दूध पी लेता है, अपना काम करने लगता है। मानव का बच्चा है ना, उठाओगे तो वहीं मरेगा। तो जब हम जंगल में कभी रहते होंगे, किसी से किसी के बच्चा पैदा हो गया होगा, बच्चा पैदा होने के बाद तय हो बच्चा मर गया होगा, तय होगा यार जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी तो कौन जिम्मेदारी लेगा? वहां से विवाह परंपरा शुरू हुई होगी। कल्पना, लॉजिक। आज हम वापस वहीं पहुंच गए 2 लाख साल बाद कि 40% बच्चे बिना शादी के पैदा होंगे, तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो सरकार इनकी जिम्मेदारी ले लेगी। सरकार इनकी जिम्मेदारी ले लेगी तो इनका पालन पोषण सुविधा के साथ होगा कि स्नेह के साथ होगा? इनको वो प्यार कौन देगा? तो जब तक एक बच्चा जो देखता है वैसा बनने की ठान लेता है। अभी उसने देखा कि समाज में इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, नेता, ये सब लोग बड़े माने जाते हैं, चलो हमको ये बनना है।
उसने अपने घर में एक मानव को जीते हुए नहीं देखा है, उसने अपने मानव की महिमा को, मानव की गरिमा को उसने नहीं देखा है, तो उसके मन में उसको लगता है मानव तो होते ही हैं। एक बच्चा सबसे क्लोजली छोटी एज में 3 लोगों को देखता है, अपने माँ बाप और टीचर्स। यदि माँ बाप और टीचर के प्रति भरोसा उठ जाए तो उसका पूरे संसार से भरोसा उठ जाता है। तो इसका मतलब है वो अपने बचपन में एक श्रेष्ठ मानव को जीते हुए देखे, उपकार करते हुए देखे, समाज और देश के लिए सोचते और करते हुए देखे। समाज और देश के लिए करना हमारी खुद की जरूरत है, कोई समाज सेवा का मामला नहीं है। मेरे पास सोचने समझने का अनलिमिटेड पोटेंशियल है। ये अनलिमिटेड पोटेंशियल सब कुछ को समझने से कम में तृप्त नहीं होगा। सब कुछ को समझ के चुपचाप बैठ जाऊंगा कि उसको करके भी देखूंगा। जब करके देखूंगा तो उसमें परिवार समाज सब शामिल हो जाता है। तो एक मानव का नेचुरल एक्सप्रेशन व्यक्ति, परिवार, समाज और देश तक, धरती तक जाता ही है। ये उसका नेचुरल एक्सप्रेशन है, ये उसका पोटेंशियल की अभिव्यक्ति है, ये उसका मैनिफेस्टेशन है। यदि वो अपने मैनिफेस्टेशन को व्यक्त नहीं करेगा तो उसको खराब लगेगा। हमको लगता है ना अपनी जॉब में रहते हुए, जॉब प्रोफाइल मेरे लिए बहुत छोटा है, मेरा पोटेंशियल इससे ज्यादा है, तो मैं जॉब को छोड़ के निकल जाता हूं। तो एक मानव जब अपने आप में पूरे को समझेगा तो उसका प्रोफाइल क्या होगा? उसका प्रोफाइल मानव लक्ष्य होगा। ये नेचुरल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि थोपा जा रहा है, जो कि इंस्टॉल किया जा रहा है। नेचर में ऐसा है। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदार है। मानव के लिए समग्र व्यवस्था क्या है? मानव के पास क्या फील करने की ताकत है? पूरे यूनिवर्स को फील कर सकता है। इसलिए फील यूनिवर्सल, थिंक ग्लोबल। योजना के रूप में एक प्लेनेट की योजना बना ही सकते हैं, ठीक है। एक्ट लोकल। एक्ट करने की जगह में हम कुछ लोगों से बात करेंगे, शरीर से कुछ काम करेंगे, क्योंकि एक्ट शरीर प्रधान है, सोचना विचार प्रधान है, अनुभव करना बुद्धि के ऊपर की भी फैकल्टी है, बुद्धि की फैकल्टी है। तो बुद्धि की फैकल्टी और ऊपर की फैकल्टी, ये अनुभव की, किसी चीज को रियलाइज करने की फैकल्टी है। इनकी ताकत अलग है, विचार की ताकत अलग है, शरीर की ताकत अलग है। ये इतना बड़ा मानव है। आदरणीय नागराज जी इसको बोलते थे बरमूडा ट्रायंगल। जहां पे कोई भी शिप या एरोप्लेन उसके ऊपर से या शिप में जाता है, वो गायब हो जाता है, उसको ढूंढने जाते हैं, वो भी गायब हो जाते हैं। कोई बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें कुछ समा जाता है, तो उसका रहस्य नहीं पता चला है आज तक। तो आदरणीय नागराज जी बोलते थे कि मानवता भी बरमूडा ट्रायंगल में चली गई। बरमूडा ट्रायंगल को क्या बोलते थे? ब्रेड, बाथरूम, बेडरूम। ब्रेड, बाथरूम और बेडरूम में पूरी मानवता घुस गई। बरमूडा ट्रायंगल 3 बी हो गए ना। जिंदा रहने के धरातल पे हमारे खुश होने की जगह इन्हीं के बीच में है। यही ब्लैक होल है। इससे बड़ा ब्लैक होल मानवता के लिए नहीं है। हम इस ब्लैक होल के लिए नहीं बने। तो यदि अपने मानव होने को समझेंगे तो शायद फिर मेरी दुनिया कुछ और हो। जैसे आपने जो ये बताए काम, मोह एक्सेट्रा, मेरा अंडरस्टैंडिंग अभी तक ये है कि ये और जो ज्ञान है या समझ है वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। दे बोथ कैन नॉट को एग्जिस्ट प्रॉपरली। बट जैसे अगर काम पूरा खत्म हो गया तो IVF के अलावा बच्चा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है ना। अगर मोह नहीं हुआ तो फैमिली कैसे चलेगी? ऐसा नहीं। ठीक है, आपकी बात, अगर आपका ज्ञान हो गया, लॉजिक ठीक है, पर ज्ञान भाग में अभी थोड़ा गैप है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था, देखो बहुत सुंदर क्वेश्चन है और बहुत समझने लायक बात है। नेचर की व्यवस्था अपने आप में पूर्ण है। एक स्थिति होगी कि मानव के पास ज्ञान होगा और ज्ञान पूर्वक वो एक दूसरे को पहचानेगा। फिर कैसे पहचानेगा? फिर मानव लक्ष्य के अर्थ में पहचानेगा। तो जब तक मानव के पास ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तब तक वो कैसे एक दूसरे को पहचानता है? मोहवश पहचानता है। मोहवश एक दूसरे से प्यार करता है, एक दूसरे की सेवा करता है, तब तो इतना झेल पाता है। नहीं, ये मोह नहीं होगा तो कोई किसी के साथ नहीं चलेगा। लोभ नहीं होगा, क्यों 18 घंटे काम करेगा? क्यों 1000 लोगों के लिए रोजगार क्रिएट करेगा? तो जब तक हमारे पास समझ नहीं है, लोभ मोह काम इस धरती पे परंपरा के बने रहने के लिए आवश्यक है। प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है, बेटा तुम सुखी रहो दुखी रहो, काम तो अपना करोगे। तो जब तक हमारे पास समझ नहीं है, हम लोभवश मेहनत करते हैं, कामवश प्रजनन करते हैं और नई परंपरा को बनाए रखते हैं, और मोहवश एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। इसलिए जब काम फैलता है तो व्यभिचार या एक से अधिक में चला जाएगा और अव्यवस्था में चला जाएगा। लोभ की लिमिट हमारे पास नहीं है तो वो अव्यवस्था में चला जाएगा। मोह की लिमिट नहीं है, हम अति अपेक्षा करेंगे और बार बार टूटेंगे। जब ये टूटेंगे
तो फिर हमारा ध्यान जाएगा नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए बहुत सुंदर शब्द है इस बात के लिए। हिंदी में एक शब्द है संवेदना। संवेदना का मतलब क्या होता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, आंख, नाक, कान से जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को मिलती है, इस इंफॉर्मेशन को मैं प्रोसेस करता हूं, उससे सुखी दुखी होता हूं, इसका नाम संवेदना है। संवेदना शब्द की बनावट देखो। वेदना क्या होता है? वेदना का मतलब होता है पीड़ा, और संवेदना का मतलब, सम शब्द का मतलब पूर्णता। तो संवेदना का मतलब है वो वेदना जो मेरे को पूर्णता की ओर इशारा करती है। तो लोभ, मोह, काम अच्छा लगता है लेकिन इसमें निरंतरता नहीं है, तो इंद्रियों से कम हमारा सुख से परिचय हो पाया। यदि इंद्रियों में सुख ना होता तो मानव का सुख से परिचय भी नहीं होता। तो ये समझ में आया कि इवोल्यूशन का प्रोसेस है। हम एक लेवल तक इवॉल्व करते हैं, उसके पॉजिटिव पार्ट को भी लेते हैं, उसका नेगेटिव पार्ट भी साथ में आ जाता है। तो नेगेटिव को कैसे हैंडल करें? आप भी ऐसे ही करते हो। आप एक जॉब प्रोफाइल में हो, उसमें कुछ पॉजिटिव करते हो, जब नेगेटिव आता है उसका सॉल्यूशन ढूंढते हो और ऊपर चले जाते हो। सभी मानव में ये समानता है कि वो सुख की निरंतरता को पाना चाहता है, ये उसकी बाध्यता है। आदरणीय नागराज जी बोलते थे, तुम्हारी जरूरत होगी तो 1000 बार नाक रगड़ के समझोगे। एक ऐसा गुरु मिला जिसने कभी ऐसा नहीं कहा कि समझ लो समझ लो, तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम समझोगे, क्योंकि समझना तुम्हारी जरूरत है। अब समझना मेरी जरूरत है तो मेरा क्या हाल होगा? मेरा फिर यही हाल होगा कि मैं मानव हो जाऊंगा। मानव हो जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? मेरे भीतर का जो अहंकार है वो नहीं रहेगा। मेरे पद के हिसाब से, मेरे पद का इतना ही मतलब है कि मैं कितने लोगों को सपोर्ट कर सकता हूं। मैं उतने लोगों को सपोर्ट करूंगा, उनका प्यार मुझको मिलेगा और मैं और उसको विस्तार करूंगा। और क्यों इसमें जंगल जाने की जरूरत है? और ऐसे स्कूल हैं ही जहां यदि हेड ऑफ द स्कूल या कोई भी ऑफिसर या कोई भी टीचर अपनी जर्नी के कारण किसी संवेदनशीलता के साथ है, उसकी क्लास का माहौल या उसके स्कूल का माहौल तो अलग है बाकी लोगों से, और इसमें हम और बेहतर करना चाहते ही हैं, ये और बेहतर हो जाएगा। तो इसी ढांचे में मैं कहना चाहता था, उपयोगिता पूरकता विधि से जीने पर सारे आवेशों का शमन होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनके लिए कुछ नहीं करना है, केवल उपयोगिता पूरकता को पहचानना है। उपयोगिता पूरकता का मतलब क्या है? आप बेशक ऊंचे पद पे हैं, कोई आपसे नीचे पद वाला किसी मामले में श्रेष्ठ हो सकता है, उसकी श्रेष्ठता को हम एप्रिशिएट कर पाएं, और यदि कोई सीखने लायक बात भी है तो उससे सीख पाएं। श्रेष्ठता का सम्मान करने की परंपरा होगी तो पदों के अहंकार विलीन हो जाएंगे। श्रेष्ठता को पहचानने की परंपरा बनेगी। उपयोगिता पूरकता विधि से जीने पर सारे आवेशों का शमन होता है, क्योंकि आखिर आपको खुशी की तलाश थी। आदमी के साथ जीने का जो सुख है वो कहीं नहीं मिलेगा ना। आदमी के साथ जो जीने का सुख है वो गुरु शिष्य संबंध में भी है, वो भाई बहन में भी है, वो पति के साथ भी है, वो पिता के साथ भी है, वो दोस्त के साथ भी। आपको कभी बचपन की दोस्ती याद है? आजकल तो उस तरह की दोस्तियां कम हो गई हैं। बचपन में मैं और एक मेरा दोस्त था, हमको ना 24 घंटे साथ एक रहने का मन था। साथ पढ़ते थे, साथ खेलते थे, तो हमको लगता था कि हम अलग नहीं हुए। दोस्त के साथ दोस्ती का सुख क्या होता है, किसी को अपना स्वीकार लिया तो कैसे हम साथ में जीते हैं, कैसे एक्सचेंज करते हैं। हम इतने सारे दोस्त मिलके देश भर में काम करते हैं। तो मैं कहता हूँ संबंध कोई गहरी चीज है। इसका अर्थ यह हुआ, फिर जो अभी मोहवश है, फिर वो मानव लक्ष्य के अर्थ में स्नेह में बदल जाता है। पूरे एग्जिस्टेंस में देखेंगे सभी इकाइयों का सभी इकाइयों से संबंध है कि नहीं है? वहां कौन सा मोहवश है? इसका मतलब है वहां व्यवस्था का आधार क्या है? व्यवस्था के आधार पर संबंध परिभाषित होता है। एक एटम अपने आप में व्यवस्था है। एटम के सारे पार्टिकल एक दूसरे को पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? एटम की व्यवस्था बनी रहे, इस अर्थ में सभी पार्टिकल एक दूसरे को पहचानते हैं। मॉलिक्यूल की व्यवस्था बनी रहे, सेल की व्यवस्था बनी रहे, इस तरह से सारे पार्टिकल एक दूसरे को पहचानते हैं। शरीर की व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए हार्ट और किडनी और लीवर, तमाम चीजें एक दूसरे के साथ अपनी व्यवस्था को पहचानते हैं। तो जो संबंध को पहचानने का आधार एग्जिस्टेंस में है, उस व्यवस्था को पहचान कर उसी आधार पर हम एक दूसरे को पहचानने लगते हैं। तो मोह स्नेह में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये उपयोगिता पूरकता विधि से जीने पर सारे आवेशों का शमन होता है, क्योंकि जब मैं उपयोगिता पूरकता विधि से जीता हूं, मैं अपनी उपयोगिता को पहचानता हूं। मेरी उपयोगिता मेरी तृप्ति का आधार है, वो तृप्ति मुझको मिलती है। तो जो तृप्ति मेरे को मेरे जीने से मिल गई, अब मैं इंद्रियों में ढूंढने जाऊंगा। जब आपको सुख, बड़ा सुख कहीं से मिलना शुरू हो जाता है, छोटे सुख पे हमारी निर्भरता खत्म हो जाती है।
यदि हम प्रकृति में व्यवस्था को देखते हैं, व्यवस्था कैसी है, ऊपर से नीचे है कि नीचे से ऊपर है? प्रकृति में व्यवस्था को देखें तो एटम एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन, है ना। यदि प्रकृति की व्यवस्था को देखें तो वो नीचे से ऊपर है। व्यवस्था का स्वरूप नीचे से ऊपर है। व्यवस्था को बनाए रखने का आधार सभी में समान रूप से उपलब्ध है। इसको और थोड़ा आराम से सोचेंगे तो ऐसी कुछ बातें मैंने कही, इसलिए कहा पूरे एग्जिस्टेंस को देखा तो बोला एग्जिस्टेंस। इस पूरे दर्शन को एक लाइन में बोला तो एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस। क्योंकि नेचर में कोई कंपटीशन नहीं है, नेचर में कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, नेचर में कोई हार जीत नहीं है। हम कहां से ले आए इतनी बीमारियां? नेचर में टॉपर नहीं है, नेचर में हार जीत नहीं है, नेचर में कोई नेगेटिव कंपटीशन नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी नेचर की समझ नहीं बनी, हमारी मानव की समझ नहीं बनी और हमने कुछ अपने तरफ से गढ़ लिया। अब आते हैं कि हमारी व्यवस्था कैसी है। यह हुआ व्यवस्था का स्वरूप, जिसमें हमको दिखाई दिया मूल तत्व स्वनियंत्रण है, स्वयं में व्यवस्था, व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है। अब हमारी शासन व्यवस्था, नीचे से शुरू करते हैं। क्या लगता है हमारी व्यवस्था नीचे से ऊपर है कि ऊपर से नीचे है? ऊपर से नीचे है। उपयोगिता पूरकता है, सभी एक दूसरे के साथ उपयोगिता पूरकता पहचानते हैं। क्या पहचानते हैं? कम ज्यादा, कम अधिक, वो कम है मैं अधिक हूं, आपस में कहीं ना कहीं ईर्ष्या द्वेष विरोध, है ना, नेगेटिव कंपटीशन। सभी स्वनियंत्रित है कि पर नियंत्रित है? पर नियंत्रित है। तो स्वयं पर नियंत्रित होते हुए दूसरों को नियंत्रित करने का प्रयास स्वीकार होगा? घर में नहीं हुआ, क्यों बच्चों ने झंडा खड़ा कर दिया? बोलते हैं तुम जो बोल रहे हो तुम्हारा आचरण वैसा नहीं है। यदि मेरे खुद के बच्चे ने देखा कि मेरा आचरण वैसा नहीं है और मैं वैसी बात करता हूं तो मेरा बच्चा मेरे को नकार देता है। तो स्वयं पर नियंत्रित रहते हुए दूसरों को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे तो सिस्टम में बेसिकली हम मानव में श्रेष्ठता को नहीं पहचान पाए। सिस्टम तो बनाना था, इसलिए हमारी मजबूरी थी कि हमने हायरार्की क्रिएट किया, नहीं तो कौन किसकी सुनेगा, केओस हो जाएगा। ऐसे परिवार में भी मुखिया परंपरा थी, और जब घर का बड़ा व्यक्ति मर जाता है तो जिसकी एज सबसे ज्यादा होती है पगड़ी उसके सर पे चली जाती है और पगड़ी की रस्म हम करते हैं। तो अभी तक मानव में श्रेष्ठता को नहीं पहचाना है। तो एज के आधार पे पद या किसी स्किल के आधार पे पद, तरीके से हमने हायरार्की क्रिएट किया है, जिसमें कि हमने कहा कि देखो अल्टीमेट इसकी बात अल्टीमेट होगी और तुमको इसकी बात मानना पड़ेगा, नहीं तो हम घर नहीं चला पाएंगे और सिस्टम अभी नहीं चला पाएंगे। लेकिन वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है, आगे जाने की जरूरत है। सभी इकाइयों का आचरण निश्चित है, स्वयं का आचरण अनिश्चित है और दूसरों के अनिश्चित आचरण की चर्चा करते हैं। स्वयं में अव्यवस्थित हैं क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य स्वयं में अव्यवस्थित हैं, इसलिए हमने जो भागीदारी किया है उससे अव्यवस्था ही पैदा हुआ है। आप अपने आप को कितना भी अच्छा घोषित करते रहें, फाइनली रिजल्ट बताए कि आपका इनपुट क्या आया। हम कहें हमारी एजुकेशन में ये थियरी वो थियरी, सारी थियरी के बावजूद धन सब कुछ है, इंद्रियों में सारा सुख है, सुविधा जीवन शैली है, इस मानसिकता के साथ कितने बच्चे निकल रहे हैं? या कितने हम लोग कितने हैं? ऑलमोस्ट ऑल। अब कुछ भी पढ़ाया उससे कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट क्या आया वो बताएगा कि फाइनली क्या हुआ। तो रिजल्ट ये कहता है कि पुनर्विचार की जरूरत है। हमारा पूरा सिस्टम अपने आप में व्यवस्था का स्वरूप है कि धीरे धीरे और अधिक अव्यवस्था की ओर जा रहा है कि व्यवस्थित होता हुआ जा रहा है? तो धीरे धीरे और अधिक अव्यवस्था की ओर जा रहा है। भविष्य में इसको कैसे संभालेंगे? घर देखो कहाँ पहुंच गया, और धीरे धीरे वही समझ हमारी सिस्टम के लिए है कहाँ पहुंचेगी। ये कैसा है? जीने दो और जियो, और उसके लिए शोषण करना है तो करो। कुछ संवेदनशील लोग हैं जो ऐसा नहीं करते हैं, वो बात भी ठीक है, लेकिन पोषण करने की योग्यता तो एकदम अलग तरह की है। क्या दिखाई दिया शासन व्यवस्था में? तो इसका मतलब है ये सारा सिस्टम कैसा है? पर नियंत्रण। तो पर नियंत्रण से एक मानव के भाव और विचार अपने आप में स्थिर नहीं हो सकते हैं तो वो स्वयं में अनियंत्रित है। वो बाहर से उटपटांग नहीं बोल रहा है, अंदर तो उटपटांग चल ही रहा है, और मौका मिलते ही उटपटांग कर डालता है। और उसकी योग्यता नहीं है तो उस पर कितने भी ऑर्डर निकाल दो, ऑर्डर निकालने से उसकी योग्यता नहीं बदल जाती। मतलब हमको पता चल जाए ना कि गाड़ी कहाँ फंसी है। जब गाड़ी फंस जाती है ड्राइवर क्या करता है? एक्सीलरेटर दबाता रहता है, बाहर निकलता है, चारों तरफ घूम के देखता है,
कौन सा पहिया कितना फंसा है, कहाँ कितनी गुंजाइश है। तो यार पहले अब गाड़ी फंसी हुई है यार, उतर जाओ, उतर के देख लो कौन सा पहिया कितना फंसा है, कहाँ कितनी गुंजाइश है, फिर उसको दोबारा कुछ मेहनत करेंगे। तो अभी ये देख रहे हैं कि गाड़ी धंसी कहाँ कहाँ हुई है, फिर कैसे निकालेंगे तब उसको सोचेंगे। तो इस पूरी चर्चा से क्या निकला? शासन और व्यवस्था में क्या समझ में आया? व्यवस्था में एक निश्चित क्रम है, समग्रता है, सबके कल्याण की भावना नहीं, उसको पूरा करने की योग्यता भी है। उपयोगिता पूरकता हर इकाई के साथ दिखाई देता है, हर इकाई स्वनियंत्रित है, स्व अनुशासित है। इससे हमारे पास एक बड़ी पिक्चर आती है कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब गुस्सा करने से टाइम पे आ भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? आप किसी को क्लास में बिठा ही तो सकते हो ना, तो बच्चे को पढ़ा सकते हो यदि उसका पढ़ने का मन नहीं है, और टीचर को भी क्लास में भेज ही सकते हो। उसका पढ़ाने का मन ना हो और उसकी योग्यता ना हो तो वो भी क्या परफॉर्म करेगा? तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम बिल्कुल कहीं और है, और हम थक गए हैं डांट डांट के, धक्का मार मार के, है ना। इसमें हम बेसिकली हमारा ही मन खराब होता है, और धीरे धीरे हम भी काफ़ी कठोर हो जाते हैं, और धीरे धीरे हमारा नेचर ही बदल जाता है। हमको पता भी नहीं चलता है कि हम इस पूरे वातावरण में एक बिल्कुल बदले हुए आदमी हो गए हैं। जैसे हमने ज्वाइन किया था और आज 10-20 साल में जैसा हो गया हूँ, शायद मैंने अपनी मौलिकता ही खो दी। तो मुझे जो इसका क्रक्स लगा कि परतंत्रता भय को जन्म देती है। हाँ, तो सर जो पुरानी चीजें जिनको आप अप्रिशिएट भी कर रहे हैं अभी अभी, हाँ, कुछ तो अच्छा वो था। कहाँ से आई थी? वो तो पंचतंत्र की कहानियों से और ठीक इन्हीं है, चीजों से ठीक आई है, है। ठीक है। देखो, मेरे को लगता है कि न्याय की बात यह है कि किसी समय हम बैलगाड़ी से चलते थे, उसको अप्रिशिएट भी करते थे। अभी बैलगाड़ी से दोबारा चलें क्या? तो इसका मतलब है किसी एक लेवल के बाद हमको उसके आगे का कोर्स चाहिए। देखो, मैं बहुत एक प्यारी बात आपको कहता हूँ, तमाम महापुरुषों की कहानियां पढ़ने से हमको अच्छा जीने का मोटिवेशन मिलता है, मेरी परिस्थितियों में अच्छा जीने की योग्यता नहीं मिलती। तो ये समझ में आता है कि आस्था के प्रयोग अब तार्किक मानसिकता पे सफल नहीं होंगे। इसलिए पशुओं से हमने कुछ कहानियां सुना के प्रेरणा दे दी। आप देख तो रहे हो, सारा समाज इतने साल से कर तो रहे हो। यदि इस रिजल्ट से आप संतुष्ट हो तो करते रहो। यदि ये रिजल्ट रिवाइज करने की जरूरत है तो फिर हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। मानव की समझ हमको ठीक से नहीं है, तो मैंने मेरी जॉब छोड़ दी, ये श्रेष्ठ आचरण नहीं है। मैंने शादी के 3 महीने बाद नौकरी छोड़ दी, ये श्रेष्ठ आचरण नहीं है। कितने लोगों को ये बोल के आप उत्साहित कर पाओगे? तो डर जाएंगे, यार ऐसे ही होता है तो हमको नहीं करना है। तो दुनिया शहादत के लिए तैयार है कि सफलता के लिए तैयार होगी? दुनिया शहादत के लिए तैयार नहीं होगी, दुनिया सफलता के लिए तैयार होगी। सफलता का इतना ही मतलब है कि अपने परिवार में शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होकर जिया जा सकता है। ज्ञान के लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा परंपरा बहुत सुंदर हो सकती है। हमारा ये धरती बहुत सुंदर रहने के लायक जगह हो सकती है। तो मेरे को लगता है पुराने प्रयोग थे, ये प्रयोग अब नहीं चले।